नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसानों और सरकार में नहीं बनी बात, अगली बैठक 9 दिसंबर को। अधिकांश पार्टियां आंदोलन के साथ, मगर अखिलेश मायावती नदारद। खट्टर सरकार पर संकट गहराया, कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। टीका लगवाने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को हो गया कोरोना। असम में बजरंगियों ने हिंदुओं को धमकाया, चर्च गए तो जमकर पीटेंगे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन यही है कि गोदी मीडिया के भ्रामक खबरों से बचना है, भ्रामक जानकारियों से बचना है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्यहिंदी.com को सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आप यह कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। आप जानते ही हैं कि किसान और सरकार के बीच, किसान जो नेता हैं उनके और सरकार के बीच आज बातचीत हुई है और उसमें क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताते हैं। किसानों और सरकार के बीच आज हुई बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। अब अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को कानून में संशोधन को लेकर प्रस्ताव दिए, लेकिन वो किसानों ने ठुकरा दिए। बातचीत के दौरान एक वक्त किसान यस या नो का प्ले कार्ड लेकर शांत बैठ गए, यानी उन्होंने कहा कि या तो कानून वापस लेने के बारे में हाँ कहो या ना। उन्होंने सरकार से साफ कहा कि वो सरकार से हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। अब चर्चा बहुत हो चुकी है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार संशोधन करना चाहती है, लेकिन हमको कानून रद्द होने से कम कुछ भी नहीं चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार ने हमसे कहा है कि वो ऊपर बात करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे, इसीलिए अब अगली बैठक 9 दिसंबर को रखी गई है। किसानों का कहना है कि अब 8 दिसंबर को पूरे जोशो खरोश से भारत बंद किया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो स्पष्ट है कि आंदोलनकारी किसान नेता अपनी मांगों पर दृढ़ हैं, डटे हुए हैं। वो सरकार के इन झांसों में नहीं आ रहे हैं कि हम छोटे मोटे संशोधन करके इस कानून को लागू कर देते हैं, क्योंकि वो तीनों कानून इस तरह के बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं जाकर किसानों को परेशान करने वाले हैं। उनके जो उत्पाद हैं उनको सही कीमत मिलने से रोकने वाले हैं, व्यापारियों का वर्चस्व कायम करने वाले हैं और आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनसे खेत छीने जाने वाले हैं। तो किसान अपनी इन जो दिक्कतें हैं इन कानूनों में, उनको बखूबी समझते हैं और वो अपने इस मामले पर दृढ़ हैं। ये अच्छी बात है। सरकार की तरफ से दबाव ज़रूर पड़ रहा है, तरह तरह के प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जाहिर है कि उस बिंदु पर नहीं पहुंच रहे हैं जहां किसान नेता सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो अपनी बात किसानों ने रख दी है। अब 9 दिसंबर को दोबारा किसानों के साथ मुलाकात होगी। सरकार आपस में मंत्रणा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी, शाह वगैरह, राजनाथ सिंह वगैरह आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि किसान अपनी मांग पर डटे ही नहीं हुए हैं, बल्कि अपने आंदोलन को तेज भी करने जा रहे हैं। 8 दिसंबर को एक भारत बंद और बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में देखा जाएगा। अभी तक ये कहा जाता रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन है वगैरह वगैरह, लेकिन अब ये किसानों का आंदोलन पूरे देश भर में फैल चुका है। जगह जगह पुतले मोदी के दहन करने का कार्यक्रम बना चुके हैं। जगह जगह धरने जिला स्तर पर दिए जाएंगे और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरा राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। इतने बड़े पैमाने पर नाराजगी उसकी भावी
चुनावी योजनाओं पर पानी फेर सकती है, उसकी सत्ता की नैतिक ताकत को कमज़ोर कर सकती है। जो बार बार वो कह रही है कि हम तो किसानों के हमदर्द हैं, लेकिन इन कानूनों की वजह से वो उसकी जो छवि बनी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो अब किसान और सरकार आमने सामने, सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बड़ी गंभीरता से, संवेदनशीलता से किसानों की मांगों पर विचार कर रही, लेकिन दरअसल ऐसा लगता नहीं है। अन्यथा वो तुरंत जो किसानों की मांग है, फिलहाल वो इन कानूनों को स्थगित करती, संसद का सत्र बुलाती, उस पर फिर नए सिरे से चर्चा होती, किसानों से नए सिरे से बातचीत हो सकती थी, और अगर कुछ कानून बनाने हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता था सर्वसम्मति से, जो कि पिछली बार कानून बनाते वक्त जो एक्सरसाइज करनी चाहिए लोकतांत्रिक, वो नहीं की गई थी। लेकिन अभी तक सरकार ने उस तरफ कदम उठाने से हिचकिचाहट दिखाई, बल्कि ऐसे संकेत भी नहीं दिए हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। किसान आंदोलन पिछले 10 दिनों से चल रहा है और अब ये पूरे देश भर में फैलता जा रहा है। ज़्यादातर नेताओं ने, ज़्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया है और किसानों से मिलकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। बिहार में आज तेजस्वी यादव ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। तमिलनाडु में डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुलकर समर्थन में आ चुकी हैं, वो भी रैली करने जा रही हैं। उन्होंने किसानों से मिलने के लिए सांसद डेरेक ओब्रायन को सिंघू बॉर्डर भी भेजा था। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का विपक्ष जैसे बिल्कुल गायब हो गया है। अखिलेश यादव ट्विटर पर शायरी करते हुए तो भले ही नजर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कुछ खास नहीं किया है। वो पब्लिकली सामने नहीं आ रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, किसानों के आंदोलनों को समर्थन देने के लिए उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मायावती ने भी ट्वीट करके खानापूर्ति कर दी है। दोनों नेताओं ने विपक्ष का फर्ज निभाना लगभग बंद कर दिया है। विपक्ष के लिए तो ये आंदोलन एक अच्छा अवसर भी है और वो किसानों का समर्थन करके सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, किसानों की मांगों को मनवाने में मदद कर सकते हैं और इसमें उनका राजनीतिक फायदा भी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल शायद सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ी समर भूमि है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में मोर्चा खोले हुए हैं। वो गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में बड़ी हलचल है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उनके नेताओं की उसमें उतनी शिरकत नज़र नहीं आ रही है, उनकी पार्टी उस तरह से शामिल नहीं हो रही है और ना ही अखिलेश यादव कहीं कभी किसी किसान मोर्चे पर शामिल होते हुए या प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायावती का भी यही सीन है। ये माना जाता है कि ये दोनों नेता सरकार द्वारा ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे मामले हैं करप्शन के, जिनको लेकर केंद्र सरकार, चाहे ये वाली सरकार हो और चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, लगातार इन्हें अपने हिसाब से चलने के लिए बाध्य करती रही है और ये मजबूरी में ऐसा करते रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की मजबूरियां राजनीतिक रूप से बेहद घातक साबित होती हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर तमाम लोग चाहते हैं कि वो जो तमाम राजनीतिक दल उनके साथ खड़े हों, उनकी मांगों को बुलंद करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनका साथ दें। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, नहीं खड़ी हो रही है तो उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहन मायावती की भूमिका तो स्पष्ट हो चुकी है, वो बीजेपी के साथ खड़ी हो चुकी हैं और यहाँ तक कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी के विरोध करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो उनकी राजनीति काफ़ी कुछ स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव जो लगातार ये आभास देने की कोशिश करते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के मुखालिफ हैं और पूरी तरह से उससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो यहाँ इस मोर्चे पर ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि दूसरे जो बड़े मसले हो रहे हैं उन पर भी वो उस तरह से सक्रिय नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे लव जिहाद का मसला उठा, उस पर भी उनकी सक्रियता उनकी पार्टी की नहीं है। तो ये बता रहा है कि विपक्ष अपनी कमजोरियों की वजह से भी ऐसे
बड़े अवसरों का फायदा नहीं उठा पा रहा है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। अगली खबर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी जेजेपी की सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की बड़ी गलती कर प्रदेश सरकार लोगों और विधायकों का विश्वास खो चुकी है, हार चुकी है, और अविश्वास प्रस्ताव से पता चल जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और कौन विरोध में। उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों के समर्थन में बयान भी जारी कर रहे हैं और सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव से ये सब साफ हो जाएगा कि कौन फर्जी बातें कर रहा है। गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ये बातें कही। उन्होंने गवर्नर से हरियाणा विधानसभा का एक आपात सत्र बुलाने की भी मांग की है। हुड्डा ने आगे कहा कि अगर किसानों को न रोका गया होता तो उन पर वाटर कैनन न चलाई गई होती, किसानों पर आंसू गैस के गोले न दागे गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम निंदनीय है और इसी के कारण सरकार से निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है। बता दें कि हरियाणा में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सबसे पहले सरकार से समर्थन वापस लिया था। इसके अलावा निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर जैसे विधायकों ने भी किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। जेजेपी पर भी काफी दबाव है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग उठ रही है। उनकी पार्टी किसानों के समर्थन में भी बोलती भी नजर आई, लेकिन अभी तक सरकार को उनका समर्थन जारी है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो जेजेपी विधायकों के संपर्क में हैं, तो उन्होंने कहा ये बातें ऐसे मंच से नहीं कही जाती, नहीं बताई जाती हैं। तो हरियाणा की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर किसी तरह से जगदीश खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन इस किसान आंदोलन ने उसकी चूलें हिला दी हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बैसाखी पर खड़ी खट्टर काका की सरकार अब डावाडोल हो रही है, क्योंकि जो जेजेपी है उसका पूरा जनाधार किसानों के बीच में है। वो किसानों की राजनीति करते हैं और किसानों पर जिस तरह से किसानों के आंदोलन को लेकर उनको रोकने के लिए खट्टर सरकार ने रणनीति अपनाई और ताकत का इस्तेमाल किया, उससे बड़ा जबरदस्त असंतोष है हरियाणा में। तो 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, कहा जा रहा है कि वो तीनों जो समर्थन दे रहे थे सरकार को, उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया है। यानी इस सरकार का समर्थन अब धीरे धीरे चुक रहा है और अगर जेजेपी पर दबाव बढ़ा तो निश्चित रूप से ये सरकार गिर सकती है। और कांग्रेस इस समय इसी कोशिश में लगी होगी कि ये जो दबाव बना है इसका फायदा उठाया जाए। हो सकता है कि वो जेजेपी को तोड़ने की कोशिश में हो, कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हों और उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हों जिसकी वजह से वो उत्साहित हों और उन्होंने गवर्नर से मांग कर डाली है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो और हम उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाएंगे, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव आया तो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, उसको एक स्पष्ट स्टैंड लेना पड़ेगा और वो इधर या उधर और उससे पूरा साफ हो जाएगा। जो भ्रम मतदाताओं के बीच बना है, हरियाणा के लोगों के बीच में बना होगा उनकी पार्टी को लेकर, भूमिका को लेकर, वो साफ हो जाएगा। तो ये एक ऐसी घड़ी हो सकती है जहां इस सरकार के गिरने की नौबत आ सकती है और विपक्षी दल होने के नाते भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनकी पार्टी इसी तरफ इस सरकार को धक्का दे रही है। लेकिन संभावना बहुत कम है कि राज्यपाल विशेष सत्र बुलाएंगे, क्योंकि राज्यपाल बीजेपी के हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, केंद्र सरकार के एजेंट हैं, तो वो उसके हिसाब से चलेंगे। तो अभी संभावना कम है कि इस तरह का कोई सत्र बुलाया जाए। लेकिन अगर जेजेपी की तरफ से कुछ बगावत होती है, जेजेपी में कुछ टूट फूट होती है या जेजेपी पर इतना दबाव बढ़ जाता है कि वो समर्थन वापस ले, तब स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। लेकिन आज की तारीख में अभी खट्टर सरकार अपने बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कोरोना का टीका लगवाया था। विज को पिछले महीने 20 तारीख को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगाया गया था। इस वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए ट्रायल शुरू किया जा रहा था, तब विज ने खुद ही टीका लगवाने का प्रस्ताव रखा था, पेशकश की थी और फिर टीका लगवाया था। लेकिन 15 दिन के बाद वे आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने सफाई दी है। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज पर आधारित हैं। इसमें 28 दिन का समय लगता है। कंपनी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की प्रभावकारिता वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 14 दिनों के बाद दिखती है। कोरोना संक्रमित होने के बाद विज को आज अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। तो एक जो हमारे भारत के अंदर वैक्सीन बन रही है कोवैक्सीन के नाम से, उम्मीद की जा रही थी कि ये जो अंतिम दौर के ट्रायल चल रहे हैं उसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे और उसके बाद उसी के आधार पर शायद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वैक्सीन के दहलीज पर बैठे हैं और इस महीने या जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी और देश में ये वैक्सीन लगाई भी जाने लगेगी। लेकिन ये एक बड़ा झटका है। हालांकि भारत बायोटेक ने सफाई दी है, कहा है कि 2 डोज के बाद ही इसका असर देखा जा सकता है, लेकिन 1 डोज के बाद अगर इसके असर की कोई भी मात्रा नहीं नजर आ रही है तो लोगों के दिमागों में इसको लेकर संदेह पैदा हो सकते हैं और ये ट्रायल को ज़्यादा विश्वसनीय बनाने की ज़रूरत है। चूँकि ये हमारे देश में विकसित की जा रही है, इसलिए इस पर खास ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वैज्ञानिकों की खोज पर प्रश्न चिन्ह लगे, उनकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है किसी भी देश की। जल्दबाजी में इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए था। ये भी जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया था कि ट्रायल का टीका लगवाने के बाद बड़े जोर शोर से उसका प्रचार किया था, वो भी नहीं होना चाहिए था। ट्रायल चुपचाप होने चाहिए और फिर उसके नतीजे आने के बाद ही उसकी घोषणा होनी चाहिए। लेकिन शायद अनिल विज अपने आप को बड़ा पराक्रमी घोषित करना चाहते थे और कोरोना वैक्सीन को लेकर वो अति आत्मविश्वास से भरे रहे होंगे या उन्हें लगा होगा कि इससे उनको प्रचार मिलेगा और उनकी तारीफ होगी, उनके लिए तालियां बजेंगी, शाबाशी मिलेगी। इसलिए उन्होंने न केवल टीका लगवाया बल्कि उसका प्रचार भी जमकर कर दिया और आज उसकी जो उल्टी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है, जो कि कतई उपयुक्त नहीं हो सकती इस दौर में, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों के काम को लेकर अगर संदेह का वातावरण बनता है और वैक्सीन को लेकर संदेह का वातावरण बनता है तो देश के लोग इस वैक्सीन का इस्तेमाल करने से घबराएंगे, कतराएंगे। इसलिए केवल भारत बायोटेक के खंडन या सफाई को पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि इसके ट्रायल की विश्वसनीयता को स्थापित किया जाए और उसके लिए जो जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएं। भले ही उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर जांच की अगर व्यवस्था हो सके तो वो भी की जानी चाहिए, लेकिन इसे विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए, अन्यथा इस वैक्सीन का भारत उस तरह से लाभ नहीं उठा पाएगा। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत में बढ़ती सांप्रदायिकता के बीच उग्रपंथी संगठन बजरंग दल ने असम में ऐलान किया है कि अगर कोई हिंदू क्रिसमस के मौके पर चर्च गया तो उसको बुरी तरह से पीटा जाएगा। असम के कछार जिले के एक कार्यक्रम में बजरंग दल के जिला महासचिव मिथुन नाथ ने कहा कि वो शिलोंग में हमारे मंदिर बंद कर रहे हैं और हम उनके त्योहार पर जश्न मनाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी हिंदू चर्च में जाएगा उसको बुरी तरह से पीटा जाएगा। बराक बुलेटिन के अनुसार मिथुन नाथ हालिया घटना का जिक्र कर रहे थे जिसमें शिलोंग के क्विंटर रोड पर विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र को खासी छात्र संघ के सदस्यों ने कथित तौर पर बंद कर दिया था। विवेकानंद केंद्र रामकृष्ण मिशन की स्थानीय शाखा का एक हिस्सा है। हालांकि मिशन के सचिव ने पुष्टि की है कि परिसर में मंदिर को बंद नहीं किया गया है, मामला केवल सांस्कृतिक केंद्र से संबंधित था। बराक बुलेटिन के अनुसार नाथ ने कहा कि
उनको पता है कि 26 दिसंबर को हर अखबार में हेडलाइन होगी, बजरंग दल के गुंडों ने ओरिएंटल स्कूल को ढा दिया। लेकिन हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया हमको गुंडा कहती है, बल्कि गर्व महसूस होता है। इसके साथ ही बजरंग दल के जिला सचिव ने कहा कि अगर हमारी लड़कियों को परेशान किया जाता है तो हम गुंडा बनेंगे और गुंडा कहे जाने पर गर्व महसूस करेंगे। तो बजरंग दल एक गुंडा दल के रूप में तब्दील होगा, ये से वो खुद स्वीकार कर रहा है। और जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की घोषणाएं वो कर रहा है, जिस तरह की धमकियां दे रहा है, वो गुंडा एलिमेंट होने की पुष्टि करता है। सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को कहाँ से शह मिल रही है, उनके हौसले इस तरह से क्यों बुलंद हैं कि वो खुलेआम कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत जुटा रहे हैं और सरेआम इस तरह की फतवे जारी कर रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के समारोह में शामिल होते हैं तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। ये एक तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है देश में, असम में खास तौर पर, क्योंकि इस समय अगले साल की शुरुआत में वहाँ चुनाव होने हैं, तो हर स्तर पर एक तरफ वहाँ की सरकार और वहाँ की भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन हो, उनके बीच दूरियां बढ़ें, और उसके लिए हर तरह के कदम वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं वो भी उठा रहे हैं और अपनी तरफ से बीच बीच में इस तरह के बयान देते हैं उकसाने वाले, जिनसे टकराव की स्थिति बने, संदेह का वातावरण बने। और ये बजरंग दल के जो खुद को गुंडा कहते हैं वो भी उसी राह पर चल रहे हैं। वो बराक वैली में काम कर रहे हैं। बराक वैली पूरा जो असम है, दो घाटियों में बटा हुआ है। एक ब्रह्मपुत्र घाटी कही जाती है और एक बराक घाटी। तो ब्रह्मपुत्र घाटी जहाँ गुवाहाटी है और बराक घाटी जहाँ सिलचर और दूसरा निचला दक्षिणी असम का हिस्सा है वो है। तो उस हिस्से में बंगाली बहुल रहते हैं और ये नाथ भी जो हैं ये बंगाली होंगे, बंगाली बंधु, लेकिन हैं बीजेपी से जुड़े हुए। बीजेपी ने अपना काफ़ी वहाँ विस्तार किया है और जो उनकी मुहिम है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान या हिंदुओं और दूसरे धर्म जिसमें मुसलमान और ईसाई धर्म है, इनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए और पोलराइज किया जाए मतदाताओं को, ताकि एक वोट बैंक के रूप में उनको कंसोलिडेट करके और चुनाव में जीत हासिल की जाए, सत्ता पर काबिज हुआ जाए। तो ये लगातार वहाँ कोशिश चल रही है। इस तरह के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं, कभी किताबों के नाम पर, कभी किसी कलाकार के नाम पर, किसी गीतकार के नाम पर, किसी आंदोलन के नाम पर, और अब ये मंदिर और चर्च का मसला भी उठा दिया गया है। तो लगातार असम में धार्मिक सौहार्द पर चोट की जा रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट किया जा रहा है और इसमें संघ परिवार खुलकर खेल रहा है। ये घटना भी हमें इसी तरफ हमारा ध्यान खींचती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है कि वो ये तत्काल कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा सोमवार तक की सबसे जो बड़ी घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, उनको लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।